वेलकम चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, इसकी कुछ मुख्य बातें और इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो परमाणु की संरचना सबसे पहले जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। और उन्होंने क्या प्रस्तावित किया था? उन्होंने कहा था परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। परंतु इनकी जो कमी थी वो ये थी कि और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों और परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। उन्होंने एक सोने की पन्नी ली, सोना धातु होती है बच्चों, उस धातु की एक पतली पन्नी बनाई और उससे किसको टकराया? तेज गति से चलते हुए अल्फा कणों को। उन्होंने सोने की पन्नी क्यों चुनी? क्योंकि रदरफोर्ड बहुत पतली परत चाहते थे जो कि सोने की बनाई जा सकती है। ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण कैसे होते हैं? अल्फा कण द्विआवेशित होते हैं, उनके ऊपर 2 आवेश होते हैं और ये हीलियम के कण होते हैं। इनके ऊपर धनावेश होता है, इनका द्रव्यमान 4u होता है और इनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, इसीलिए ये तेजी से गति करते हैं। यहाँ पर आपको सोने की परत पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। इसमें कुछ जो अल्फा कण है तेज गति से चलते हुए वो सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ कण छोटे कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं, जैसे ये वाला, और कुछ कण इस तरह से भी ये विक्षेपित हो रहे हैं, इस तरह से। और बहुत कम कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पर वापस लौट गए, अर्थात 180 डिग्री का एंगल बनाकर जिस मार्ग से आए थे उस मार्ग पर वापस चले गए। तो इस मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ परिणाम निकाले। वो परिणाम कौन से थे बच्चों? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से जो परिणाम निकाले वो परिणाम थे: परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर कण बिना विक्षेपित हुए पन्नी से सीधे निकल गए। नंबर 2, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इसका क्या मतलब था? जिससे पता चला परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। और नंबर 3, बहुत कम कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, अर्थात जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग पर वापस गए, अर्थात नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी थी, अर्थात बहुत छोटी थी। इस परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसके अनुसार नंबर 1, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में या कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और नंबर 3, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। इनकी कमियां क्या थी? जो इनकी कमी थी सबसे बड़ी इस मॉडल की, जब वर्तुलाकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उनका स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। ये ऐसा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है, अर्थात जब वो गोलाकार कक्ष में घूमता है तो त्वरण पैदा होता है और त्वरण के कारण ऊर्जा का क्या होता है? विकिरण होगा। विकिरण यानी क्षय होना या ऊर्जा का निकलना। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, ऊर्जा निकालता जाएगा और नाभिक से टकरा जाएगा। तो ये क्या थी बच्चों? ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। इसको दूर करने वाला कौन था? इसको दूर किया नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। तो नील्स बोर ने अपना मॉडल क्यों प्रस्तुत किया? अपना मॉडल रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया? नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इन कक्षाओं को? विविक्त कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता
और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये आपका चैप्टर की मुख्य बातें थी। इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। अगर आप अपने आप कर सकते हैं इनके आंसर तो यहाँ पर करेंगे, और नहीं कर सकते तो बाद में मैं आपको आंसर समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन, कार्बन और सोडियम मैग्नीशियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। इसके लिए आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए, आपको परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। K और L कोश भरा है तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या बच्चों प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या 8 है तो परमाणु संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। अब आपसे पूछा है परमाणु पर आवेश कितना होगा। आप सभी को पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। यदि तत्व का Z बराबर 3 हो, Z क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 3 है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी और तत्व का नाम बताइए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा इसका, 2,1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी, 1। और तत्व का नाम कौन सा आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 6, Na+ और K मतलब सोडियम आयन के K और L कोश पूरी तरह से भरे हैं, व्याख्या कीजिए। आपको समझाना है। और इसी का सेकंड पार्ट समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर और देने हैं। वो कौन से क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। 2 परमाणु स्पीशीज के नाभिक का संगठन नीचे दिया है, X और Y। यहाँ पर देखिए एक परमाणु का नाम X है और एक का Y है। प्रोटॉनों की संख्या X में 6 है और Y में 6 है। न्यूट्रॉनों की संख्या X में 6 है न्यूट्रॉन और Y में कितने हैं, 8। तो आपको क्या बताना है, X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो X की द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी, 12, और Y की द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी, 14। X और Y में क्या संबंध है, क्योंकि इनके प्रोटॉन बराबर हैं तो परमाणु क्रमांक बराबर होंगे। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर हैं और परमाणु भार अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कैसे हैं, एक दूसरे के समस्थानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Cl आयन यानी कि क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो क्लोराइड आयन कैसे बनता है, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो 17 एटॉमिक नंबर में ये क्या करता है, 17 एटॉमिक नंबर को अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 2, 8, 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बन जाता है, ये सोडियम क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन में आपसे संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। तो आपको यहाँ पर लिखना है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। 9 में मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम परमाणु की संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात करनी है। मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पर 2+ होते हैं। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो बाहरी कक्षा में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम आयन की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब आप इसको बांटेंगे 2, 8, 2, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो संयोजकता कितनी आएगी इसकी, 2 आएगी। और मैग्नीशियम की, ये मैग्नीशियम है बच्चों, खाली Mg, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है।
और संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, वो भी 2 आएंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर इसका मैग्नीशियम आयन बनता है, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 8 मैग्नीशियम आयन के, और संयोजकता कितनी आएगी इसकी, जिसके 8 होते हैं, 4 से ज़्यादा होते हैं तो हम 8 में से माइनस करते हैं, 8 - 8 = 0। तो संयोजकता 0 आनी चाहिए बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैनाल किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो इसका आंसर तो आपको अपने आप करना है बच्चों। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, उससे खोज हुई थी नाभिक की। तो उससे हमें क्या पता चला था, नाभिक का, के बीच में एक नाभिक है, उसकी खोज हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी हम आपको सारे आंसर यहाँ पर लिखकर आपको समझाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समस्थानिकों में कोई 2 उपयोग लिखिए। उपयोग लिखने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है। न्यूट्रॉन की खोज, ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों, पता होना चाहिए आपको, जे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये अभी आपने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, वो व्याख्या है, उसके 2 पॉइंट वो लिखने हैं आपको। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान है। अगर अवपरमाणु कण विद्यमान पूछा जाएगा रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार, तो वो कौन सा आएगा बच्चों, प्रोटॉन। उसने बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। पॉजिटिव कण कैसे निकाला गया था, क्योंकि अल्फा कण नाभिक से टकराकर 180 डिग्री से वापस हो गए थे। तो अगर आपको अब परमाणु की सब एटॉमिक पार्टिकल पूछा जाएगा तो आप प्रोटॉन बताएंगे। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से खोज किसकी हुई थी, खोज हुई थी नाभिक की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखो। तो अभी आपने इसी वीडियो में पहले पढ़ा है कि परमाणु मॉडल में क्या कमी थी। जब कोई गोलाकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसमें त्वरित होगा और ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा विकृत होगी और इस तरह वो नाभिक से टकरा जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी थी। अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की। जब हम परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान 4 दिया था और प्रोटॉनों की संख्या 2 दी थी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पहले क्वेश्चन के आंसर में 2 आएगी। इलेक्ट्रॉन वितरण आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वितरण 2 और 6। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6 बचे, 8 हो गए। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है, 2 और 4 आएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण। इलेक्ट्रॉन वितरण सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है बच्चों। 1 से 20 तक सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन वितरण जो आप लिखते हैं 2 8 1 आएगा। इन 11 इलेक्ट्रॉनों को आपको कक्षाओं में बांटना होता है। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉन वितरण कितना आ जाएगा, 2 8 2। इस तरह आप इनका इलेक्ट्रॉन वितरण लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया था कि के और एल शेल में पूरे भरे हुए हैं तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो के शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों, 2, और एल शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। जिस परमाणु के और एल शेल पूर्ण रूप से भरे हुए हों उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। आंसर 4 देखिए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर परमाणु संख्या आपको दी हुई है या प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है,
अगर प्रोटॉनों की दी है तो आप परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या भी 8 होगी। परमाणु में धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। आंसर 5 है। तत्व Z बराबर 3 दिया था आपको। Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 3। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 1। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। और इस तत्व का नाम क्या आएगा बच्चों? लिथियम। तो इस तरह आपके ये आंसर हैं। अगले आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके आयन दिए हुए थे। तत्व सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम आयन दिया हुआ था आपको। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 होता है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक धन आयन बनाता है। तो इसमें जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इस वाले को बाहर निकाल देता है 1 इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाली कक्षा डिसॉल्व हो जाती है बच्चों और ये कक्षा बाहरी कक्षा बन जाती है। तो अब इसके पास 2 ही कक्षाएं रह गई, क्योंकि आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था जिसको इसने निकाल दिया। अब 2 कक्षाएं इसके पास हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। तो बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 8। जबकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? 2 8 1। और सोडियम जो आयन होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर वो आयन बनाता है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 आएगा। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपने कर लिया। पार्ट 2 में समस्थानिक और समभारिक में अंतर पूछा गया था। तो समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं, अब आप ये जानेंगे। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इनका एटॉमिक नंबर एक सा होता है। ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं बच्चों, जो समस्थानिक होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इनकी परमाणु संख्या जो है एटॉमिक नंबर एक सा होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के आपको 3 परमाणु दिखाए गए हैं, जिसका पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। इसमें क्या अंतर है? जो पहला है, ये जो ऊपर लिखा होता है बच्चों, यहाँ पर जो लिखा होता है ये आपका परमाणु द्रव्यमान है। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। और जो नीचे लिखा होता है ये क्या है? परमाणु संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए कि परमाणु संख्या जो है वो एक ही बनी हुई है, तीनों की एक है, परंतु परमाणु द्रव्यमान प्रोटियम में जो आ रहा है, प्रोटियम का 1 आ रहा है, ड्यूटेरियम का 2 आ रहा है और ट्राइटियम का 3 आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या बढ़ रहे होंगे? इसमें न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर प्रोटियम का परमाणु भार 1 है, 1 प्रोटॉन के कारण। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। समभारिक क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल है आपका समस्थानिक का। समभारिक क्या होते हैं बच्चों? समभार, जिनका परमाणु भार समान होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान समान होता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं ये, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण है आपका आर्गन और कैल्शियम। ये 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। आर्गन अलग तत्व है, कैल्शियम अलग तत्व है। तो आर्गन के परमाणु की परमाणु संख्या 18 होती है, जबकि कैल्शियम के परमाणु की परमाणु संख्या 20 होती है। इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, परंतु दोनों का परमाणु भार 40 है। तो ये एग्जाम्पल है आपका समभारिक का। समभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे इन तत्वों को एक दूसरे का हम समभारिक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था, द्रव्यमान संख्या निकालनी थी आपको। x और y 2 आपको परमाणु दिए थे, तो हमने यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दोनों के परमाणु भारों को जोड़कर दोनों के प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ दिया, जिससे क्या निकल गया आपका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने पर प्रोटॉनों की नहीं, आपको न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जोड़नी होती है। x के जो परमाणु द्रव्यमान निकला है वो कितना निकला है बच्चों? 12,
और जो y का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, वो आएगा 14। अब आपसे पूछा गया था कि x और y में क्या संबंध है, ये परमाणु द्रव्यमान निकाले हमने। तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, प्रोटॉनों की संख्या सेम है दोनों में, इसमें भी 6 है प्रोटॉन और इसमें भी 6 है प्रोटॉन। तो x और y परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हैं क्योंकि परमाणु संख्या दोनों की 6 है और परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12 और 14 है। तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और परमाणु क्रमांक जो है यह परमाणु संख्या 1 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि क्लोरीन आयन का पूछा गया था। तो पहले हम क्लोरीन का निकालेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों, माइनस, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसका विन्यास हम लिखेंगे तो बाहरी कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, अब 8 हो गए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो इसका विन्यास क्या आएगा, 288। क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, मैग्नीशियम आयन पूछा गया था। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम आयन बनाता है। तो इसका मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282 है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं तो संयोजकता भी वही होती है। तो संयोजकता इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद मैग्नीशियम जो आयन बनता है जिसके ऊपर 2+ आयन होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2-8, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा डिसॉल्व हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने रह गए अब उसके पास, 8। और जब हम संयोजकता निकालेंगे तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जब किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को माइनस करते हैं। तो 8 - 8 कितनी आएगी संयोजकता, 0। उसके बाद आपसे पूछा गया था कैनाल किरणें क्या होती हैं। ये धनावेशित किरणें होती हैं और जिनकी खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, जे टॉमसन, ये इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। और प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आंसर 12 में आपसे अल्फा कणों के प्रकीर्णन के परमाणु रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की गई थी, तो उसमें परमाणु केंद्रक की खोज की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके समस्थानिक के अनुप्रयोग पूछे थे। 2 अनुप्रयोग पूछे गए थे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और नंबर 2, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3, घेंगा रोग के उपयोग में आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आप कोई 2 याद कर लीजिए जो आपको आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट था आपका, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। प्रोटॉन को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 आवेश होता है। यहाँ पर ये देखिए +1 आवेश है, इसके ऊपर -1 आवेश है। और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर -1 होता है, इस पर +1 होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इनका द्रव्यमान कितना कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं नगण्य है। प्रोटॉन का 1 इकाई द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 इकाई द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये दोनों कहाँ होते हैं बच्चों,
परमाणु के नाभिक में। इन दोनों को जोड़कर हम परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, अर्थात परमाणु का तकरीबन भार निकालते हैं। आंसर 15 में आपसे पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा आपसे पूछा गया था बोर का परमाणुिक मॉडल, आपने शुरू में पढ़ा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अब परमाणु उपस्थित था। अगर आपको अब परमाणु पूछा जाएगा तो वो आप प्रोटॉन लिखेंगे, प्रोटॉन नामक कण विद्यमान है। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रकीर्णन प्रयोग से किस चीज़ की खोज हुई, तो किसकी खोज हुई बच्चों, परमाणु के नाभिक की। और कण कौन सा खोजा गया, प्रोटॉन नामक खोज। अब परमाणु प्रोटॉन था। इसके बाद आपसे रदरफोर्ड की कमियां पूछी हुई हैं, तो रदरफोर्ड की कमियां अभी आपने पढ़ी थी। और इसके अलावा आपसे पूछा गया है बोर का परमाणुिक मॉडल, ये भी आपने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो आप वहाँ से इसका आंसर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।